हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सेल साइकिल, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको समझना होगा कि कोशिका चक्र या सेल साइकिल क्या है। वास्तव में ये कोशिका के विभाजन का एक चक्र है। इट मीन्स पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किस तरह से होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। अब पैतृक कोशिका की अगर बात करें तो इससे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है पैतृक कोशिका से, और पैतृक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, डीएनए होता है, जीनोम होता है। यहां समझने की कोशिश करें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। तो पैतृक कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, डीएनए, जीनोम, ये सारी चीजें पैतृक कोशिका के अंदर होती हैं। जब हम पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, इट मीन्स एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बन रही हैं तो इन कोशिकाओं के अंदर इन सब चीजों का बंटवारा भी होगा। यानी ये कोशिकाएं तब मानी जाएंगी जब इनमें सारी चीजें पैतृक कोशिका के जैसे उपस्थित होंगी। इट मीन्स इनके अंदर कोशिका द्रव्य होगा, तो हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य का बंटवारा हो रहा है। डीएनए आएगा इनके अंदर, तो हम कह सकते हैं डीएनए की प्रतिकृति हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी डीएनए की मात्रा पहले बढ़ेगी और फिर इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, बटेगी। उसके बाद पूरा जो जीनोम है पैतृक कोशिका के अंदर, वो भी पुत्री कोशिकाओं में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी प्रोसेस है। इस पूरी कोशिका चक्र सेल साइकिल के अंदर हम पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं, जिसके अंदर गुणसूत्र, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, डीएनए और जीनोम, इन सभी चीजों का बंटवारा होता है, इन सभी चीजों का संश्लेषण होता है, फिर उसका बंटवारा होता है। तो एक पूरी प्रोसेस है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। अब हम कोशिका चक्र वास्तव में कितनी प्रोसेस या अवस्थाओं के अंदर कंप्लीट होता है और किस तरह से ये अवस्थाएं एक कंप्लीट होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक हम डायग्राम बनाएंगे जिससे आप कोशिका चक्र में होने वाली विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। जरा सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर फोकस रखेंगे, कहीं कोई भी चीज़ छूट ना जाए। अगर एक चीज़ मिस होती है तो आगे की चीज़ उनको समझ में डेफिनेटली नहीं आएगी। इधर देखें, ये कोशिका चक्र बनाया है मैंने, जिसके अंदर 4 प्रावस्थाएं आपको दिखेंगी। 4 प्रावस्थाओं में ये साइकिल, सीधी बात है कि कोई भी चक्र ऐसे चलता है, राइट, ये उल्टा हो गया तो ये चक्र ऐसे चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 प्रावस्थाओं का, 3 अवस्थाओं का एक ग्रुप है जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं या जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। ये जो है 3 प्रावस्थाएं इसके अंदर, और एक प्रावस्था को मैंने अलग से शो किया है, अलग से दिखाया है। एक अलग प्रावस्था है जिसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये जीवन प्रावस्था हुई, ये एस प्रावस्था, ये G2 प्रावस्था और ये M प्रावस्था। तो अभी कोशिका चक्र में डियर स्टूडेंट्स कितनी प्रावस्थाएं? ये कोशिका चक्र ऐसे चलेगा, सबसे पहले G1, फिर S और G2 और M। इन चारों ही प्रावस्थाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसको समझने के पश्चात ही हम कंप्लीटली सेल साइकिल या कोशिका चक्र के बारे में समझ पाएंगे। अभी हम बात करेंगे जो कोशिका चक्र है उसके अंदर क्या होता है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर कई सारी चीजों का बंटवारा हम करते हैं या होता है। इसके अंदर अलग अलग जीवों में सेल साइकिल या कोशिका चक्र का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक ही जीव के अंदर अलग अलग ऊतकों में, अलग अलग अंगों में जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका चक्र का जो टाइम है, समय है, वो अलग अलग होता है। अब जो कोशिका चक्र है वो 2 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहली है इंटरफेज। कौन सी है? इंटरफेज। इसे हम हिंदी में अंतरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरावस्था। और इसके अंदर 3 फेज आती हैं, G1,
S और G2। जो दूसरी फेज है वो है माइटोसिस फेज। इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है केंद्रक विभाजन, इट मींस कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन। और जो दूसरा होता है वो है साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। एक बार दोबारा समझ लें सभी स्टूडेंट्स, जो सेल साइकिल है वो कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट हो रहा है? दो अवस्थाओं में। पहली है इंटरफेज, जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं। इसके अंदर हम 3 फेजेस को पढ़ेंगे, अलग से मैंने मार्क लगाया यहां से लेकर के यहां तक, G1, S, G2। और जो लास्ट फेज है उसको हम माइटोसिस फेज बोलते हैं, समसूत्री प्रावस्था बोलते हैं। इसके अंदर होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये ध्यान रखने वाली बात है, हम इसको अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जीवन की, एक एक प्रावस्थाओं को हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जीवन की। इसे हम वृद्धि प्रावस्था फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था फर्स्ट, या मैं इसको कह सकता हूं ग्रोथ फर्स्ट। और एस होता है, उसको हम बोलते हैं, इस प्रावस्था को हम बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? डीएनए सिंथेसिस फेज, या इसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए संश्लेषण प्रावस्था। और जो तीसरी है इसको हम बोलते हैं पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि इधर देखें, इस चीज़ को ध्यान से समझ लें। चक्र ऐसे चल रहा है, तो ये डीएनए संश्लेषण किस में हो रहा है? एस के अंदर। एस से पहले कौन सी आ रही? चक्र ऐसे चल रहा है ना, तो एस से पहले कौन सी आ रही है? जीवन। तो इसका एक दूसरा नाम भी मैं दे सकता हूं डीएनए, या फिर पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था। और ये डीएनए संश्लेषण के बाद आ रही है, तो इसको बोलूंगा मैं पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था, या इसका दूसरा नाम भी दे सकता हूं मैं, इसको बोलेंगे अपन ग्रोथ सेकंड प्रावस्था, ग्रोथ सेकंड फेज। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? एक बार ये चक्र ऐसे चल रहा है, तो जीवन में क्या हो रहा है? वृद्धि प्रावस्था फर्स्ट है, तो जीवन बोल दिया मैंने इसको। डीएनए संश्लेषण से पूर्व की प्रावस्था है, क्योंकि एस को हम डीएनए सिंथेसिस फेज मान रहे हैं, तो पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था हुई। ये इसके बाद आ रही है, तो ये पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था हुई। और ये ग्रोथ सेकंड है, G2 है, तो इसका मतलब ग्रोथ सेकंड फेज हुई। और जो M है इसको हम बोलते हैं डिविजनल फेज, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं विभाजन प्रावस्था, क्योंकि इसके अंदर विभाजन होता है। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इसके अंदर केंद्रक विभाजन, और एक होता है इसके अंदर कोशिका विभाजन। और ये 4 प्रावस्थाएं होती हैं इसके अंदर। इसको हम लिख सकते हैं P, M, A और T, यानी इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन की 4 प्रावस्थाएं होती हैं, P, M, A, T। P का मतलब है प्रोफेज, M का मतलब है मेटाफेज, और A का मतलब है एनाफेज, और T का मतलब है टीलोफेज। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो मैं अगर कोशिका चक्र 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो सबसे जो ज़्यादा या लंबी अवस्था है वो जीवन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम यहीं क्लियर करेंगे। तो सबसे लंबी अवस्था है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, वो है जीवन, यानी इसमें 7 से 8 घंटे लगेंगे। अगर ये सपोज करो ये 24 घंटे में कंप्लीट हो रही है, इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, और इसमें भी लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। और सबसे कम या छोटी ड्यूरेशन की जो अवस्था होती है वो होती है M प्रावस्था, लगभग 1 आवर इसके अंदर
लगेगा। अगर सपोज करें, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा सकता हूँ, अगर मनुष्य के अंदर कोई कोशिका विभाजन की क्रिया हो रही है और कोशिका चक्र हो रहा है और वो 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो 95% जो भाग है, 95% जो टाइम ड्यूरेशन है, वो केवल इंटरफेज का मतलब है, इंटरफेज का मतलब होता है जिसके अंदर G1, S और G2 ये तीनों प्रावस्थाएं आती हैं। तो 95% जो टाइम ड्यूरेशन है वो इनमें लगेगा और केवल 5% यानी 1 आवर किस में लगेगा, लास्ट M प्रावस्था के अंदर या विभाजन प्रावस्था के अंदर। अब आपने कुछ चीजें समझी हैं, जैसे मैं जीवन की भी बात करूंगा, तो जीवन के अंदर वास्तव में क्या होता है। जीवन के अंदर होता है, यहां लिखेंगे हम लोग, जीवन के अंदर होता है DNA, RNA और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं। दोबारा सुन लें, ये DNA संश्लेषण से पूर्व की अवस्था है, तो मैं कह सकता हूं इसमें तैयारियां होंगी DNA संश्लेषण के लिए। तो इसमें DNA, RNA और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनकी तैयारियां होती हैं या उनका निर्माण होता है। किसमें, जीवन में। और S में क्या होगा, S में होगा DNA सिंथेसिस या DNA संश्लेषण इसमें होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूं, अगर सपोज करो जीवन के अंदर DNA की मात्रा 2C थी, तो इसके अंदर वो 4C हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, लेकिन DNA की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, 4C। इसका मतलब इसमें DNA प्रतिकृति रेप्लिकेशन या DNA का संश्लेषण हो रहा है, क्योंकि DNA की मात्रा 2C से 4C हो गई। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जीवन के अंदर ग्रोथ फर्स्ट, पूर्व DNA संश्लेषण प्रावस्था, इसके पश्चात हम इसको एक और नाम दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर DNA, RNA और प्रोटीन, इन तीनों के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। अब हम S की बात कर रहे हैं, तो ये DNA संश्लेषण प्रावस्था मानी जाती है और इसमें DNA का संश्लेषण होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होती है DNA की, और जो DNA की मात्रा वो 2C है अगर इसके अंदर, जीवन के अंदर, तो वो S में जाते ही 4C हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे G2 की। G2 के अंदर क्या होता है, G2 उप प्रावस्था के अंदर प्रोटीन, ध्यान से सुने, प्रोटीन और RNA और ATP का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन, RNA और ATP का संश्लेषण। इसमें क्या हुआ, प्रोटीन, RNA, DNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण। इसमें क्या हुआ, S में DNA का संश्लेषण, इसकी मात्रा 2C से 4C। और अब हम बात कर रहे हैं G2 की। G2 के अंदर क्या हुआ है, G2 के अंदर प्रोटीन, RNA और ATP संश्लेषण होता है। स्पेशली इसके अंदर mRNA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, mRNA का। और mRNA निर्माण की जो मुख्य आवश्यकता होती है वो समसूत्रीय विभाजन के लिए होती है। किसके लिए होती है, समसूत्रीय विभाजन के लिए होती है। एक चीज और समझेंगे हम बहुत ही टेक्निकली। अब ये सर्कल ऐसे चल रहा है, ये साइकिल ऐसे चल रहा है। अब मैं सपोज करो M को विभाजन प्रावस्था कह रहा हूं, तो M से पहले कौन सी आ रही है, G2। कौन सी आ रही है, G2। तो इसको मैं कहूंगा पूर्व विभाजन प्रावस्था। एक और नाम हो सकता है इसका, इसे हम कहेंगे पूर्व विभाजन प्रावस्था। और G2 इसके बाद में आ रही है, तो G2 को हम कह सकते हैं पश्च विभाजन प्रावस्था। पश्च विभाजन प्रावस्था। और विभाजन प्रावस्था के अंदर क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और समसूत्रीय विभाजन की चारों प्रावस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये कंप्लीट होती हैं। यानी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समसूत्रीय विभाजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका चक्र वास्तव में क्या है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका चक्र के द्वारा होता है। यानी पैतृक कोशिका से या जनक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेल साइकिल के द्वारा होता है। और सेल साइकिल की मुख्य प्रावस्थाएं कितनी हैं, 2। पहली है इंटरफेज या अंतरावस्था, और इंटरफेज के अंदर कितनी आती हैं, 3, G1, S और G2। और दूसरी कौन सी है, M प्रावस्था, इसे हम माइटोसिस प्रावस्था भी कहते हैं। M प्रावस्था इसको हम कहते हैं डिविजनल प्रावस्था होती है, इसमें विभाजन होता है।
इसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन होता है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं कंप्लीट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? जीवन। सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है? एम प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है? एम प्रावस्था। डीएनए, प्रोटीन और आरएनए इनके संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? जीवन में। ग्रोथ फर्स्ट कौन सी? जीवन। पश्च विभाजन प्रावस्था कौन सी? जीवन। डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कौन सी? एस। डीएनए का संश्लेषण किसमें होता है? एस। डीएनए 2C से 4C किसमें होगा? एस के अंदर। ग्रोथ प्रावस्था सेकंड कौन सी? G2। पश्च डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कौन सी? G2। G2 के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्क तो आप बताएंगे प्रोटीन, आरएनए एवं एटीपी का संश्लेषण होता है और स्पेशली एमआरएनए का संश्लेषण होता है, जो समसूत्री विभाजन या एम प्रावस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को कोशिका चक्र समझ में आया होगा। आप इस डायग्राम को, कोशिका चक्र को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं को जिस तरह से आपको समझाई गई हैं उस तरह से उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की। किसकी बात कर रहे हैं? समसूत्री, या इसको हम माइटोसिस कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन की। देखो इधर देखें, समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन, नाम से ही पता लग रहा है समसूत्री। सम मीन्स क्या है? समान, और सूत्री मीन्स गुणसूत्र। यानी अगर किसी भी पैतृक कोशिका से, किससे? पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और उसके अंदर किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक या जनक कोशिका के समान होती है। कैसी होती है? समान होती है, तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। समसूत्री विभाजन का मतलब है, सम का मतलब है समान और सूत्री का मतलब है गुणसूत्र। यानी अगर पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो रहा है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक या जनक कोशिका के समान है, यानी इसमें अगर 46 और इसमें भी 46 है, तो मैं कहूँगा कि ये कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? समान। समसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग, किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर की थी। सबसे पहले समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर की थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समसूत्री विभाजन की चारों प्रावस्थाओं की बात करेंगे, जिसको एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे तक आपको लर्न रहेगा। अब इधर देखें, 4 प्रावस्थाएं हैं। इसमें पहली जो प्रावस्था है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। दूसरी प्रावस्था होती है, इसको हम कहते हैं मेटाफेज। और जो तीसरी प्रावस्था है उसे हम कहते हैं एनाफेज। और जो लास्ट प्रावस्था होती है उसे हम कहते हैं टीलोफेज। अभी हम चारों प्रावस्थाओं की बात करेंगे और बहुत ही स्पेशल जो अंतर होते हैं इनके अंदर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेज की। तो प्रोफेज सबसे लंबी प्रावस्था है और टीलोफेज सबसे छोटी प्रावस्था है। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली आपको दिख रही है और इसके अंदर होते हैं गुणसूत्र जो इकट्ठे हैं, असंगठित हैं और धीरे धीरे ये छोटे और मोटे होना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। सबसे लंबी अवस्था है, केंद्रक झिल्ली और गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं और असंगठित व छोटे और मोटे होते हुए प्रतीत होते हैं। सेकंड प्रावस्था जब स्टार्ट होगी मेटाफेज, तो ये केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाएगी और जो गुणसूत्र हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये है मध्य पट्टिका। ये क्या है? मध्य पट्टिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट।
तो जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं वो कहाँ आ जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। ये सेंट्रोसोम है तारककाय, और ये स्पिंडल फाइबर्स जिनको हम तर्कु तंतु कहते हैं, इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाएगा। ये हैं तर्कु तंतु और ये है तारककाय और ये हैं गुणसूत्र जो कहाँ पर व्यवस्थित हो गए, मध्य पट्टिका पर। और गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, छोटे और मोटे, और सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं वो मेटाफेज अवस्था के अंदर ही दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आपको गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो वो हम मेटाफेज अवस्था के अंदर ही करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एनाफेज की। इसके अंदर अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। कैसे गुणसूत्रों का, अर्ध गुणसूत्रों का। ये सेंट्रोमियर बना रहा हूँ मैं ऊपर, तो अर्ध गुणसूत्र यानी गुणसूत्र टूट जाते हैं और आधे हो जाते हैं, इसलिए इनको हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ये और ये ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। किधर की तरफ गति करेंगे, ध्रुवों की ओर। ये इसका करैक्टर्स है। ये कैसे गुणसूत्र हैं, अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण इस प्रावस्था की विशेषता है, और गुणसूत्रों की जो गति है वो किधर हो रही है, ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर गुणसूत्र जाना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट जो प्रावस्था है वो फर्स्ट के जैसी होती है। इसमें ध्यान से सुने, इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, और केंद्रक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गुणसूत्र, ये सब इकट्ठे होकर के इसमें आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के अंदर, और इनका पुनर्निर्माण स्टार्ट हो जाता है। यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका का पुनर्निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन, जिसके अंदर पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है, इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर समसूत्री विभाजन को समझाया। इसकी 4 प्रावस्थाओं को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनमें क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया। इसको हम पूर्वावस्था भी कहते हैं, सबसे लंबी प्रावस्था है। केंद्रक झिल्ली और गुणसूत्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, केंद्रिका आपको दिखाई दे रही है, और असंगठित और छोटे गुणसूत्र होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड प्रावस्था है मेटाफेज। इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं, और मेटाफेज मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, और तारक केंद्र और तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। और एनाफेज के अंदर इसके बाद में आती है ये अवस्थाएं, गुणसूत्र टूटते हैं, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और गुणसूत्रों की गति ध्रुवों की ओर होने लगती है। और लास्ट है वो है टीलोफेज, जो पूर्वावस्था या प्रोफेज के जैसे मानी जाती है, और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका या गुणसूत्रों का इकट्ठा होना और पुनर्निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने सेल साइकिल एवं माइटोसिस डिवीज़न के बारे में या माइटोटिक डिवीज़न के बारे में स्टडी की है। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करें, सेल साइकिल और माइटोटिक डिवीज़न। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एमाइटोसिस और मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, और उसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।